अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने काव्य नव हाथ मेळवीए पढ़ा था, जिसके कवि है निरंजन भगत और इसका साहित्य प्रकार है उर्मी काव्य। उम्मीद करती हूँ इसके सवाल जवाब, स्वाध्याय, व्याकरण सभी आपने नोट में लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम सिलेबस में आगे बढ़ते हुए व्याकरण एकम 2 में समास पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम समास की व्याख्या करेंगे, यानी समास का अर्थ। तो समास का अर्थ समझेंगे। सम एटले साथे अने आस एटले बेसवू। सम मतलब एक साथ और आस यानी बैठना, जैसे आसन होता है ना, आसन पे बैठते हैं, तो ऐसे ही आस शब्द का अर्थ है बेसवू। तो एक शब्द જ્યારે બીજા શબ્દ કે શબ્દો સાથે મળીને એક નવો પ્રત્યય રહિત બનાવે છે તેને समास कहे छे। मतलब एक शब्द जब दूसरे शब्द से मिलकर एक नया प्रत्यय रहित यानी दोनों को जोड़ने वाला प्रत्यय कोई भी बीच में नहीं रहता है, दोनों जो शब्द है वो प्रत्यय के बिना ही जुड़ जाते हैं और जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। आगे देखेंगे। समास में जुदा जुदा अर्थवाड़ा शब्दों जोड़ाईने नवा अर्थवाड़ो एक शब्द बने छे। मतलब समास में क्या होता है कि अलग अलग अर्थ वाले, अलग अलग मीनिंग वाले शब्द जुड़कर एक नए अर्थ वाला शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। अब समास नो विग्रह, विग्रह यानी अलग करना। तो समास का विग्रह किसे कहते हैं? समास में जोड़ाયેલા शब्दों छूटा पाड़ीने अर्थ दर्शावो तेने समासनो विग्रह कहे छे। यानी जब हमने प्रत्यय रहित जो शब्द बनाया वो समास था, और जब उसका विग्रह यानी दोनों शब्दों को अलग करते वक्त जब उसके बीच में कोई प्रत्यय आएगा तो उसे समास का विग्रह कहेंगे। आगे देखेंगे, उदाहरण के ज़रिए समझेंगे। समास के प्रकार, समासना प्रकार हो तो समास की कितनी किस्में हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है मध्यम पद लोपी समास, चौथा है उपपद समास, पांचवा है कर्मधारय समास अने छठा है द्विगु समास। तो समास के कितने प्रकार है? 6। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, मध्यम पद लोपी समास, उपपद समास, कर्मधारय समास अने द्विगु समास। तो ये समास आपको याद रखने हैं, और अब किस तरह ये एक दूसरे से अलग होते हैं वो एक के बाद एक समझेंगे मिसाल के ज़रिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वंद्व समास, उसका अर्थ और उसके उदाहरण यानी उसकी मिसालें समझते हैं। मिसाल के ज़रिए द्वंद्व समास समझते हैं। आ समासना पदों वच्चे अने अथवा के मूकीने विग्रह कराय छे, जेम के रात दिवस, सोय दोरो, कप रकाबी, बे त्रण, नफ़ो नुकसान। यहाँ आप देखेंगे कि जो समास है ये द्वंद्व समास है। इसके जो दो शब्द है पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे आप जानते ही है कि ये दो शब्द यानी रात और दिवस ये दो शब्द है और ये दो शब्दों से जुड़कर एक शब्द बना है, इसीलिए इसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो ये रात ये पूर्व पद है और जो दिवस है वो उत्तर पद है। तो ये दोनों को अलग करते वक्त अगर इनके बीच में अने या के आता है तो समझो कि ये द्वंद्व समास है। जैसे रात दिवस, तो जब इनको अलग करेंगे तो कैसे बोलेंगे? रात अने दिवस। तो रात और दिवस के बीच में क्या आया? अने। सोय दोरो, तो सोय अने दोरो, तो सोय और दोरो ये पूर्व पद और उत्तर पद है, दो पद है मतलब, और दो शब्द है। तो इनको जब विग्रह करेंगे तब कौन सा शब्द बीच में आता है? अने। कप रकाबी, तो इस पर भी वही चीज़ लागू पड़ती है, कप अने रकाबी। तो ये तीनों में ही बीच में क्या आया विग्रह करते वक्त? अने। आगे देखेंगे बे त्रण, तो बे के त्रण, तो यहाँ क्या आया विग्रह करते वक्त? के बीच में आता है। यहाँ नफ़ो नुकसान, तो नफ़ो के नुकसान, नफ़ो या नुकसान दोनों में से कोई एक यानी विकल्प।
और ये जो अने है वो समुच्चयवाचक है, यानी दोनों को एक समान महत्व मिलता है। तो यहाँ नफ़ो और नुकसान के बीच में के है, तो ये भी विग्रह करते वक्त के बीच में आया है। तो यहाँ जो सामासिक शब्द है, जो समास है, जो सामासिक शब्द है, उनको अलग करते वक्त अगर अने और के बीच में आता है तो आपको समझ लेना है कि ये द्वंद्व समास है। इसको आसानी से याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर सामासिक शब्दों को विग्रह करते वक्त अगर अने और के बीच में आता है तो आपको बिल्कुल समझ लेना है कि ये द्वंद्व समास है। बहुत ही आसान है ये। दूसरा देखेंगे तत्पुरुष समास, ये भी आसान है, मिसाल के ज़रिए इसे समझेंगे। पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। जे समासમાં પૂર્વપદ ઉત્તરપદ સાથે વિભક્તિના સંબંધથી જોડાય તે તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય છે। આ સમાસમાં ઉત્તરપદ પ્રધાન અને પૂર્વપદ ગૌણ હોય છે। क्या कहते हैं कि जो समास में पूर्व पद और उत्तर पद, जैसे मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज़्यादा पदों से मिलकर जो जुड़ता है, बनता है, उसे समास कहते हैं। ज़्यादातर दो पद होते हैं। तो यहाँ जैसे मिसाल लेंगे रक्त प्रवाह, तो यहाँ कौन से दो पद है? रक्त और प्रवाह। तो रक्त को कहेंगे पूर्व पद और प्रवाह को कहेंगे उत्तर पद, यानी पहले आने वाला पद और बाद में आने वाला पद, ऐसे पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो समास पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के साथ विभक्ति के संबंध से जुड़े हो, विभक्ति यानी नो, नी, नू, ना, जो आगे मैं कोष्टक में आपको समझाऊंगी, तो जो विभक्ति के संबंध से जुड़ते हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं कि समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान है, यानी मुख्य पद है। जो उत्तर पद यानी बाद का जो पद है वो मुख्य पद है और जो पूर्व पद है वो गौण है। तो यहाँ मिसाल के ज़रिए समझेंगे रक्त प्रवाह, तो रक्त नो प्रवाह, यहाँ कौन सी विभक्ति आई? पहले हम कोष्टक के ज़रिए समझ लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा विभक्ति कोष्टक। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, तो कितनी विभक्तियाँ हैं? 8। अब 8 विभक्तियाँ कौन कौन सी है? तो उसके प्रत्यय आपको याद रखने हैं। ए, ने, थी, थकी, वड़े, द्वारा, माटे, वास्ते, काजे, सारू, माथी, ऊपर थी, अंदर थी, नो, नी, नू, ना, माँ, अंदर, ऊपर, हे, अरे, ओ। यानी जब दो शब्द को जोड़ते वक्त अगर नो, नी, नू, ना, माँ, थी, थकी, वड़े, अंदर, ऊपर ऐसे कोई प्रत्यय लगते हैं तो समझो कि वो विभक्ति प्रत्यय है। और जब ये विभक्ति प्रत्यय बीच में आते हैं तो हमें समझ जाना है कि ये मतलब तत्पुरुष समास है। तो यहाँ आप देखेंगे मिसाल के ज़रिए कि रक्त नो प्रवाह, तो ये जो नो है ये विभक्ति प्रत्यय है, जो हमने नो, नी, नू, ना देखा वो। दया पात्र, तो दया ने पात्र, इसको विग्रह करते वक्त तो जो ने है ये विभक्ति प्रत्यय है। गर्भ श्रीमंत, तो गर्भ माथी श्रीमंत, तो यहाँ दोनों को जो सामासिक शब्द है उसका विग्रह करते वक्त क्या बीच में आया? माथी, तो ये भी विभक्ति प्रत्यय है। तो आपको समझ जाना है कि सामासिक शब्दों का विग्रह करते वक्त अगर विभक्ति प्रत्यय बीच में आते हैं तो वो तत्पुरुष समास बन जाता है। कुटुंब माया, तो कुटुंब नी माया, तो ये जो नी है ये भी विभक्ति प्रत्यय है। धर्म श्रद्धा, तो धर्म माँ श्रद्धा, यानी धर्म में या धर्म के अंदर श्रद्धा, तो ये जो माँ है ये विभक्ति प्रत्यय है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास है। आशा भरिया, तो आशा थी भरिया, यानी जिसे हम कहेंगे उम्मीद से भरे हुए, तो आशा थी भरिया, तो यहाँ जो थी है विग्रह करते वक्त जो थी बीच में आता है तो ये विभक्ति प्रत्यय है। संधि विग्रह समास का विग्रह करते वक्त, तो इसीलिए ये सब जो है वो तत्पुरुष समास है। आपको याद रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक दूसरे के साथ विभक्ति के संबंध से जुड़े हो, यानी उनका विग्रह करते वक्त अगर उनके बीच में नो, नी, नू, ना, माँ, थी, वड़े, थकी ये सब विभक्ति प्रत्यय अगर आते हैं जो हमने कोष्टक में देखे आगे, तो आपको समझ लेना है कि ये तत्पुरुष समास है। ये आपको जो प्रत्यय है उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी दो पूर्व पद और उत्तर पद को
अलग करते वक्त अगर ये प्रत्यय बीच में आए तो समझो कि तत्पुरुष समास है। तीसरा देखेंगे मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास। अब यहाँ मध्यम यानी आपको पता ही होगा कि मध्यम यानी बीच में का, और लोपी यानी लुप्त हो जाना यानी गायब हो जाना। तो जो समास में बीच में का पद, बीच में का शब्द लोप हो जाता है यानी गायब हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। देखेंगे જે સમાસમાં એક પદ મુખ્ય હોય અને अन्य पद એની સાથે विभक्ति संबंधे जोड़ाયેલું હોય। जैसे हमने देखा तत्पुरुष समास में कि दो पद तो होते ही है, लेकिन जो मुख्य पद होता है वो दूसरे पद से कैसे जुड़ता है? विभक्ति संबंध से, यानी वही प्रत्यय से, जो नो नू नी नू ना जो हमने देखा वह। लेकिन कड़ी रूप यानी दोनों को जोड़ने वाला जो मध्यम पद है उसका क्या होता है? लोप होता है, यानी वो गायब हो जाता है, उसे हटा दिया जाता है। तब क्या बनता है? मध्यम पद लोपी समास। जैसे मिसाल के ज़रिए समझेंगे, घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा गाड़ी किसे कहते हैं? जो घोड़े से चलती है या घोड़े के ज़रिए चलती है वो गाड़ी। तो यहाँ जो है घोड़ा वड़े चालती गाड़ी, तो वड़े चालती ये जो मध्यम पद है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यानी ये मध्यम पद जब सामासिक शब्द ये जो पूरा शब्द है, ये जब सामासिक शब्द बनेगा तो ये मध्यम पद जो है वड़े चालती ये लोप हो जाएगा और सिर्फ घोड़ा और गाड़ी रह जाएगा। बराबर, मुख्य पद और अन्य पद ये रह जाएंगे और मध्यम पद का लोप हो जाएगा। तो इसे कहेंगे मध्यम पद लोपी समास। टपाल पेटी, तो टपाल नाखवानी पेटी जिसमें हम खत तार वगैरह डालते हैं, तो टपाल नाखवानी पेटी। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जो नाखवानी जो है ये मध्यम पद है, इसका लोप हो जाता है जब ये मध्यम पद लोपी समास बनता है। टपाल पेटी। फिर कांच घर, तो कांच से बना हुआ घर यानी कांच वड़े बनावेलू घर। तो वड़े बनावेलू ये मध्यम पद है, इसका लोप हो जाता है और सामासिक शब्द बनता है। तो क्या बनता है? कांच घर। और जब उसे विग्रह करेंगे तब ये कांच वड़े बनावेलू घर पूरा आएगा। लेकिन जब सामासिक शब्द बनता है तब मध्यम पद का लोप हो जाता है, उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। आग गाड़ी, तो आग वड़े चालती गाड़ी। तो यहाँ भी देखेंगे कि आग गाड़ी शब्द जो है ये सामासिक शब्द है, लेकिन इसमें से कौन सा मध्यम पद लुप्त है, गायब है? वड़े चालती। तो ये आग गाड़ी ये भी मध्यम पद लोपी समास है। सिंहासन, तो सिंह आकारनु आसन। तो यहाँ जो सिंह के आकार वाला आसन है उसे सिंहासन कहते हैं। तो ये भी मध्यम पद लोपी समास है। इन शॉर्ट बच्चों आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको ये सामासिक शब्द दिए जाए तो सबसे पहले आपको इसका विग्रह करके देखना है। कोई भी समास पहचानने से पहले अगर सामासिक शब्द का आप विग्रह करोगे यानी उन्हें अलग करोगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि इसके बीच में अने आता है या के आता है, तो ये द्वंद्व समास है। अगर ये सामासिक शब्द का विग्रह करते वक्त अगर विभक्ति प्रत्यय आता है जैसे नो नी नू ना माथी वड़े थकी, तो वो तत्पुरुष समास है। और अगर सामासिक शब्द को अलग करते वक्त अगर जो मध्यम पद है उसका लोप होता है, मध्यम पद आता है, तो उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। मतलब जब तक आप सामासिक शब्द का विग्रह नहीं करोगे आपको समास पहचान में नहीं आएंगे। तो जो द्वंद्व समास है उसका विग्रह करते वक्त अने और के बीच में आएगा। तत्पुरुष समास का विग्रह करते वक्त बीच में विभक्ति प्रत्यय आएंगे और मध्यम पद लोपी समास का विग्रह करते वक्त मध्यम पद जो है मतलब के वो आएंगे और जब वो लुप्त हो जाएंगे तब बनेगा मध्यम पद लोपी समास। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 3 समास समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में बाकी के 3 समास के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए